नमस्कार, जोहार। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, हम लोगों ने साइंस का सीरीज शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन जेएसएससी एग्ज़ाम्स के द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग 20-20 क्वेश्चन के सेट में लाकर आप लोगों को यह मदद कर रहा हूं कि साइंस सेक्शन में किस तरीके का, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी की जानकारी आपको इस सेशन में साइंस से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे टीम S4G के साथ अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का डे 2 शुरू करते हैं और इससे क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, ठीक है। आज का क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको तरह तरह के कोर्सेस यहां पर अवेल कराए गए हैं, जिसमें आप झारखंड कांस्टेबल जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके भी 499 रुपीज़ में अवेलेबल कराए गए हैं। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान या न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सभी का जो है ओनली 499 रुपीज़ में अवेलेबल कराए गए हैं। सेकेंडली, आप झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो झारखंड सामान्य ज्ञान का नॉलेज होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 7500 प्लस क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, जेपीएससी CDPO का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें मेंस के लिए जो है क्वेश्चन सेट लाएंगे। आप वहाँ पर जाके ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दूध की घनत्व को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध का घनत्व, ठीक है ना, घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी का हम लोग मापन किस उपकरण के द्वारा करेंगे, ये हमें बताना है। ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है भूकंप मान। तो चलिए एक एक करके इन सभी चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दूध की मापन, जो घनत्व का मापन करेंगे दोस्तों, वो करेंगे लैक्टोमीटर में। किस में करेंगे दोस्तों? लैक्टोमीटर में। ये हो गया 1 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हाइड्रोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है वाटर का, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही हाइड्रो है, तो वाटर से ही रिलेटेड रहेगा और इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। दूसरा है बैरोमीटर। तो ये तो बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर प्रेशर जो होता है ना, एयर प्रेशर जो होता है उसको मेजर करते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट का एयर प्रेशर है उसको मेजर करते हैं। भूकंप मान, यहाँ सही तरीके से जो है ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ भूकंप मान यानी कि सिस्मोग्राफ का बात कर लें। ये क्या करता है, भूकंप को हम लोग इसमें पता लगाते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप का पता लगाते हैं। और इसी में एक स्केल जुड़ा है, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, है ना, रिक्टर स्केल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, भूकंप कितना तेज या कम आया ये मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आगे चलें दोस्तों, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डैश सबसे बड़ी धमनी है। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट यानी कि बायोलॉजी सेक्शन में ये घुस गया है और बायोलॉजी में हमसे पूछ रहा है धमनी के बारे में। धमनी यानी कि आर्टरी के बारे में बात करता है। और आर्टरी हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों, आर्टरी हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है, जो ब्लड शुद्ध होता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, उसको हमारे बॉडी के सभी भागों में पहुंचाता है। तो इसमें जो
सबसे बड़ी धमनी का बात करता है तो उसका नाम है दोस्तों AORTA, आयोर्टा। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, महाधमनी। तो इसका आंसर आपको मिल गया। 2 का जो आंसर होगा वो होगा महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी हमारी बॉडी में मौजूद है, राइट। उसी तरीके से आपसे वेन के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, वेन है ना, वेन यानी कि सीरा, यानी कि सीरा। तो सीरा हमारी बॉडी में क्या करता है, अशुद्ध रक्त जो होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है हमारे बॉडी से हृदय तक पहुंचाता है, ठीक है। इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वेन सबसे बड़ा कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि डिप्थेरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। ऑप्शन आर थायराइड, दूसरा है मूत्राशय, तीसरा है हृदय और चौथा है गला। तो अगर 3 का आंसर देखना चाहें या कि डिप्थेरिया से रिलेटेड बीमारी की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि गला जो होता है नेक को ये प्रभावित करता है, ठीक है। डिप्थेरिया का टीका भी दिया जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है। चलिए दूध के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिल्क जो होता है, मिल्क में पीएच मान जो होता है बेसिकली वो 6.4 से लेके 6.8 तक का होता है पीएच वैल्यू। मगर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ये जब खट्टा हो जाता है ना, दूध जो रियल दूध हम लोग लेके आए थे अब उसमें खट्टापन आ गया, खराब हो गया दूध, तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6.4 और 6.8 है, तो जब खट्टा हो गया तो इससे कम ही होगा, यानी कि 6 से ये कम हो जाता है, ठीक है, 6 से कम हो जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। पहले ऑप्शन में दिया था 6 है, दूसरे में दिया है 6 से अधिक हो जाता है, तीसरे में बोलता है 6 से कम हो जाता है, चौथे में दिया है 7 हो जाता है। तो आपको पता है 7 जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का सी, यानी कि 6 से कम दूध का जो खट्टा होने पर पीएच वैल्यू हो जाता है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है कि किस धातु का, किस मेटल का सबसे अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ मेटल, ऑफ मेटल। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो आपको पता चलेगा, देखिए ऑप्शंस आर टंगस्टन, इथेनॉल, निकल एंड प्लेटिनम। तो देखिए इसमें टंगस्टन और प्लेटिनम जो है यही 2 धातुओं का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गलना शुरू करता है। यहाँ इथेनॉल था, ये देखिए ये बेसिकली एक तरीके का इथेनॉल यानी अल्कोहल है, और निकल का भी बात कर रहा है, ये निकल भी धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों इसका होगा टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना लगभग हाँ लक्की 5 कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 5555 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी कि आप 5500 डिग्री सेंटीग्रेड याद कर सकते हैं। टंगस्टन जो है सबसे उच्च बिंदु वाला धातु है, उबलना जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि डैश ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है। तो ज्वार भाटा कहाँ आता है दोस्तों, समुद्र में आता है, सी में आता है। किसके रीजन से आता है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो आपका मून होता है और आपका सन होता है उसके इफेक्ट के कारण समुद्र में जो है ज्वार शक्ति उत्पन्न होता है। तो देखिए ये किस प्रकार का उदाहरण है ये आपसे पूछ रहा है, तो जब तक आप ऑप्शंस चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। पहला ऑप्शन है अन्वय संसाधन, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा होता है, तीसरा है पुनः प्राप्य ऊर्जा होता है और चौथा दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6 का सी, यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है,
नवीकरणीय ऊर्जा है। और दोस्तों ये अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। ये नेचुरली होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रीजन से ये डेवलप होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसका किसका इसमें होता है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन एंड मून, ठीक है। इसके इफेक्ट के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, टाइड, है ना, टाइड उत्पन्न होता है, राइट। इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन आप जब साइंस का क्लासेस थियोरेटिकल क्लास चलेगा उसमें आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्नेहन डैश का एक आम तरीका है। स्नेहन का बात कर रहा है दोस्तों, तो स्नेहन मतलब क्या हो गया? लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन जो है करने से क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है घर्षण बढ़ता है, दूसरा दिया है बल को कम करता है, तीसरा ऑप्शन दिया है घर्षण को कम करता है, और चौथा दिया है फोर्स बढ़ाता है। तो देखिए लुब्रिकेशन हम लोग जो हैं बेसिकली मशीनों में यूज़ करते हैं। अगर आपके घर पे सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन में भी जो है लुब्रिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? और जितने सारे बाइक होते हैं, साइकिल होते हैं, उन सभी में जहाँ पर गियर सिस्टम होता है उन सभी जगह में हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेशन करने का प्रयास करते हैं। जहाँ मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है वहाँ लुब्रिकेशन करते हैं। तो जैसे हमारा ताला हम लोग जब खोलते हैं घर का, तो ताला कभी कभी नहीं खुलता है तो उसमें मोबिल वगैरह डाल दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से खुल सके। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वाले पार्ट में जो मेटल कांटेक्ट होता है वहाँ पर घर्षण कम हो जाए और वो आराम से घूम जाए, इसके लिए हम लोग करते हैं। यानी कि मेटल कांटेक्ट को कम करने के लिए लुब्रिकेशन करा जाता है। जितने भी सारे रिवोल्यूशन करने वाले बॉडीज़ होते हैं दुनिया में जिसको हम लोगों ने बनाया है, वहाँ लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, राइट। तो घर्षण को कम करना यानी कि मेटल कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको इतना टाइम मिलेगा, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो घर्षण को कम करना ही स्नेहन का मुख्य काम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा है उसमें पूछा है शेर पूछ मकाक एक प्रजाति है, तो वो किस प्रजाति से रिलेट करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों आप याद कर लेंगे, एंडेमिक होता है। ये सब रेयर क्वेश्चनों में से है क्योंकि बहुत सारे प्रजातियों में आपको नाम दिखेंगे, उन नामों को याद करना होता है। तो एक लिस्ट बाद में आपको ज़रूर जारी मैं करूँगा, जहाँ से आप उसको रटिए और आराम से क्वेश्चन करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा डैश है। तो सबसे पहले आप यूरिया के फार्मूला को याद कीजिए, ये ही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। यूरिया का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है CONH2, है ना, CONH2 का होल 2, ठीक है। यानी कि इसमें जो है NH2 का जो अणु है वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ 2 पार्ट में जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका मात्रा निकालना चाहें तो मात्रा कैसे निकाला जाता है दोस्तों? तो पूरे जो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का पहले मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लो, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन का, देखिए कार्बन का जो वेट होता है वो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 ग्राम होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन का देखें तो 14 और हाइड्रोजन का देखें तो 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 × 2 हो गया, ठीक है, और उसका होल 2 है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 28, और ये आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 2 16, 16 यानी 32 यानी कि 32, यानी कि टोटल हो गया 60,
ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का, तो उसके 2 अणु हैं अवेलेबल हैं यहाँ पर, है ना, 2 एटम है, तो 28 हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसको निकालना है 60 में से 28 है, तो ये 46% के आसपास आएगा, 46% के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 46% मतलब कितना हो गया, 0.46 इसकी मात्रा होता है। अगर किसी में भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसका फार्मूला लिखिए, उसके बाद इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना है, सही है ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जर्मन रजत, है ना, जर्मन रजत, यानी कि इसका अगर नाम आप देखें तो इसको जर्मन रजत क्यों बोला जाता है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। बड़ा ही इत्तेफाक की वाली बात है दोस्तों, यहाँ सिल्वर तो लिखा हुआ है, मतलब चांदी के बारे में बात तो कर रहा है, बट इसमें चांदी का यूज़ नहीं होता है, इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। तो क्या क्या होता है दोस्तों, तो इसमें होता है कॉपर, इसमें होता है जिंक, और इसमें होता है निकेल, राइट। इसी का नाम है जर्मन सिल्वर, और ये क्या है, एक प्रकार का एलॉय है, ठीक है, एक प्रकार का एलॉय है। ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये किस प्रकार का एलॉय है, तो सीधा सीधा बात है, ये कॉपर एलॉय है। इसमें कॉपर का परसेंटेज जो है लगभग 60% के आसपास होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कॉपर एलॉय भी कहते हैं, जर्मन सिल्वर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, था 10 का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में पूछा गया है सभी खाद्य श्रृंखलाएं डैश से शुरू होती है। ऑप्शंस आर जीवाश्म ईंधन का जलने से, दूसरा भोजन खाने से, तीसरा सूर्य से ऊर्जा लेने से, और चौथा दिया है बैक्टीरिया का अपघटन से। तो अगर आप देखें कोई भी खाद्य श्रृंखला जो होती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, सबसे पहले भोजन चाहिए। तो ये भोजन कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये भोजन तरह तरह के भोजन होते हैं, ये मिलेगा कहाँ से, तो भोजन जो बनाता है वो कौन बनाता है दोस्तों, पेड़ पौधे बनाते हैं, ठीक है, पेड़ बनाएंगे, और पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के जरिए बनाएंगे, तो उसको वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो सन से मिलेगा, तभी तो वो बनाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाएंगे। उसी का उपयोग धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला में, पहले पेड़ से कोई हम लोग जैसे मनुष्य खाए, मनुष्य क्या क्या अब यानी कि कोई भी खाता है, उसके बाद फिर खाद्य श्रृंखला में एक के बाद एक कड़ी जुड़ते जाता है, और लास्ट में जब वो जीव मर जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया का अपघटन होना शुरू होता है, यानी कि ये तो लास्ट वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो सबसे पहले होगा, तो 11 का सी जो होगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला में सूर्य से पहले ऊर्जा प्राप्त करके भोजन बनाने का काम होगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शंस इसमें है वन की कटाई, ये तो गलत हो गया, दूसरा है वृक्षारोपण, ये हो सकता है, तीसरा दिया है वन रोपण, ये भी हो सकता है, और चौथा दिया है करण, यहाँ करण नहीं दोस्तों, यहाँ वनीकरण हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है, वनीकरण, इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें आंसर जो करा है इन लोगों ने, ये एक्चुअल में वनीकरण नाम दिया है, बट ये वन रोपण कोई गलत नहीं है। अगर वनीकरण नहीं दिया गया है और वन रोपण दिया गया है तो आप वन रोपण भी आंसर कर सकते हैं, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है। तो पीएच स्तर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीएच का जो स्केल होता है उसमें एक स्केल होता है 7, ठीक है, 7 से कम होता है 0 तक, ठीक है, और इधर जो है तुम्हारा स्टार्ट होगा और 7 से 14 के आसपास तक चला जाता है, ठीक है। तो इसमें पीएच वैल्यू 7 वाले को हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रल होता है, यानी कि यह ना एसिड बनाता है ना बेस बनाता है, बट 7 से कम वाले को हम लोग कहते हैं कि एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा वाले को हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक होता है, और 7 न्यूट्रल होता है।
तो शुद्ध पानी का बात कर रहा है, तो शुद्ध पानी जो है दोस्तों वो न्यूट्रल होना चाहिए, तभी हम लोग पी पाएंगे। अगर खट्टा हो जाए तो हम लोग नहीं पी पाएंगे, ज़्यादा बेस का वैल्यू हो जाए तब भी हम लोग नहीं पी पाएंगे। तो शुद्ध पानी का पीएच स्तर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, राइट। ये पीएच स्केल मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है बिग बैंग कितनी साल पहले हुआ था। तो ये तो याद करने वाली बात है, साइंटिस्ट लोगों ने अपना प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को बताया, कैलकुलेट करके बताया कितने साल पहले बिग बैंग हुआ था। तो दोस्तों ये बिग बैंग थ्योरी जो है 13.7 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी का यानी कि जो बनने का सिलसिला शुरू हुआ होगा वो 13.7 अरब साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक आंत्र परजीवी है। ये देखिए पैरासाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं। इसके पहले जो सेट था डे 1 वाले में, उसमें भी मैंने परजीवी का एक नाम बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आंत्र परजीवी है, जो हमारे आंत में आके जीवित रहता है वो कौन है। तो प्याम जो होता है वो आंत्र परजीवी है दोस्तों, राइट। और सभी ऑप्शंस चेक करने का जरूरत नहीं है, पैरासाइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 जाने से पहले दोस्तों देखिए आप यहाँ पर जो है ना एक हम लोगों के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है झारखंड समान ज्ञान से रिलेटेड। यहाँ पर आपको 50+ प्रैक्टिस सेट भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसमें तरह तरह की जानकारियाँ भी आपको मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप खोटा का बुक भी ले सकते हैं और परगनिया का भी बुक ले सकते हैं, और जैसे CGL के लिए नो डाउट ये सबसे अच्छा बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है। तो क्या नाम है ये बताएं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ब्लड है ना, तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड का 2 पार्ट होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा को हम लोग कहते हैं क्या, दूसरा को हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। और इसी में जो होता है इसका 3 पार्ट होता है ब्लड कॉर्पसल्स का, जिसमें पहला जो होता है वो है रेड ब्लड सेल यानी कि RBC, दूसरा होता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, और तीसरा इसमें जो होता है दोस्तों वो प्लेटलेट्स होता है ना, रुधिर कणिकाएं होता है, प्लेटलेट्स, राइट। तो इन तीनों का ही नाम अलग अलग है, वो भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो RBC देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है ना एरिथ्रोसाइट्स, इसी का नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा दिया है WBC, तो यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिया है ल्यूकोसाइट्स, इसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमने जो लिखा है ब्लड का पार्ट में प्लेटलेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स। तो 16 का जो आंसर हो गया दोस्तों वो क्या मिला आपको आंसर, इसमें 16 का आंसर मिल गया आपको ल्यूकोसाइट्स, है ना। श्वेत रक्त कणिका कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहता है भारत का पहला यूरेनियम खादान है। तो भारत का पहला यूरेनियम खादान दोस्तों 1967 में है ना शुरू किया गया था। और ये कहाँ शुरू किया गया था, तो हमारा जो पूर्वी सिंहभूम है यानी कि ईस्ट सिंहभूम जो है दोस्तों, ईस्ट सिंहभूम ये कहाँ है, ये झारखंड में ही है, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम। और जहाँ पर जमशेदपुर आप टाटा याद कर सकते हैं इसमें, है ना। और यहीं पर जो है जादूगोड़ा का एक जगह है, जादूगोड़ा नाम का एक जगह है, जादूगोड़ा। तो इस जगह में जो है 1967 में यूरेनियम का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, माइंस से शुरू हुआ था। और वो कहाँ पर है दोस्तों, ये तो जादूगोड़ा का खान, आपको यहाँ पर भारत का पहला यूरेनियम खादान मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है एक तितली के आकार का ग्रंथि है। ग्रंथि का बात कर रहा है, ग्लैंड का बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है।
तो ग्लैंड जो है हमारे शरीर में बहुत सारे हैं, उसमें एक पूछ रहा है कि तितली का आकार का होता है। तो आप अगर अपना नेक पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस तरीके से एक ग्लैंड भी आपके गला के पास है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 18 का ए में दिया है अंडाशय, दूसरे में दिया थायराइड ग्रंथियां, तीसरे में है पिनियल ग्रंथियां और चौथे में है हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड, यानी कि 18 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, प्रकाश की डैश की घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि आपको रेनबो के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, रेनबो के बारे में पूछ रहा है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला दिया है परावर्तन, अपवर्तन एंड फैलाव। दूसरा दिया है दोस्तों केवल प्रतिबंध। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अपवर्तन और चौथा लिखा हुआ फैलाव। तो देखिए, केवल अपवर्तन और केवल फैलाव के कारण तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये प्रतिबंध क्या होता है, ये यानी रुकावट का बात कर रहा है, ये होगा ही नहीं। यानी कि जो रेज है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा पा रहा है। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का ए होगा। बट देखिए यहाँ परावर्तन लिखा है, परावर्तन होना जरूरी नहीं है। आप अगर बेसिकली आप देखें, रेन ड्रॉप जो होता है, रेन ड्रॉप आसमान में जो रेन ड्रॉप होता है, तो इसमें क्या होता है, रेज इधर से आते हैं, ठीक है, सन रेज इधर से आए और फिर ये टकरा के क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है ना, यानी कि अपवर्तित होता है। अपवर्तन होने के बाद फिर से ये क्या होगा, फिर से जो इसका बेसिक नेचर में हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, ये स्प्लिट होना शुरू होगा, है ना, और इस तरीके से 7 कलर्स में डिवाइड होना शुरू होगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि रिफ्लेक्शन भी होता है, टोटल रिफ्लेक्शन तो नहीं कह सकते, बट यहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है। फिर ये जो है 7 कलर में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, रेनबो। तो यानी कि इसमें जो है ना बेसिक प्रोसेस इसका देखा जाए तो बेसिक प्रोसेस में रिफ्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसका रिफ्रैक्शन होगा और दूसरा इसका क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, डिस्पर्सन होगा। ठीक है, यानी कि अपवर्तन एंड फैलाव दोनों साथ में होना बहुत जरूरी है। परावर्तन तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, जो रेन ड्रॉप होता है, उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसलिए 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। क्रूसिबल होगा ये, ठीक है, क्रूसिबल, ठीक है। दूसरा है फ्लोरेंस फ्लास्क, तीसरा है रिएक्टर और चौथा दिया है बोकर, है ना, बोकर। ये बोकर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा ना दोस्तों, इसमें आंसर होगा रिएक्टर, है ना, जिस जगह में इसको बनाया जाता है ना। और ये रिएक्टर केवल एक कोई वस्तु नहीं है, इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो परमाणु ऊर्जा पैदा करते हैं उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एटॉमिक मॉलिक्यूल चाहिए। एटॉमिक मॉलिक्यूल में बेसिकली यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, इन सभी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होता है ना, उस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यूरेनियम का जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उसको किसी एक चीज़ में रखा जाता है, फिर इसमें स्ट्राइक कराया जाता है न्यूट्रॉन से, है ना, न्यूट्रॉन से इसको स्ट्राइक कराते हैं। फिर क्या होता है, उसको न्यूट्रॉन का वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करना, जो भी है उसको मतलब कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट मिल के जो है ना एक रिएक्टर का निर्माण करता है, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का ये रिएक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का ये 20 क्वेश्चन का सेशन जो है समाप्त हो गया है। आप मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि डेली आपको जो है ना एक क्वेश्चन जरूर खुद से करने के लिए आप लोगों के पास मिलेगा। जैसे पहला दिन में जो है हमने एक क्वेश्चन का आंसर पूछा था कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट अभी मौजूद हैं। तो अभी जो पीरियोडिक टेबल में
टोटल एलिमेंट मौजूद है दोस्तों 118 है ना, 118 एलिमेंट मौजूद हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कौन सा जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे दोस्तों। देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें राइजोबियम, दूसरा दिया कोलेस्ट्रीडियम, तीसरा दिया स्ट्रेप्टोकोकस और इनमें से कोई नहीं लास्ट ऑप्शन है। ये सब जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। तो जाते जाते मैं आप लोगों को बता देता हूं कि झारखंड कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, उसमें 169 रुपीज़ में देखिए आपको ये बुक अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। फिर झारखंड समान ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको 50 प्रैक्टिस सेट कीजिए आप और अपना तैयारी को पुख्ता कीजिए। देखिए मात्र 5 डेज़ के अंदर जो है ना, आप कहीं पर भी हो, झारखंड में हो या फिर इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको ये प्राइस में देखिए कुरियर कर दिया जाएगा और ओनली 5 डेज़ में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये जो सीरीज मैंने चलाया है, मैंने ये जो डे टू का सेशन है उसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उसका आंसर की यहाँ पर मौजूद है। आप इसका आंसर की को मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए इसको, ठीक है ना, खुद से, ठीक है। जाते जाते ये सारी जानकारियां हैं, आप देख लीजिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। झारखंड कांस्टेबल का देखिए यहाँ पर जो है ना पेपर 2 उससे रिलेटेड 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे सेशन। आप दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर ना स्टडी फॉर गोल्स जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों ही है, खोटा स्पेशल के लिए भी है और स्टडी फॉर गोल्स का अपना एक पब्लिक चैनल जो है वो भी है, राइट। तो इन दोनों में अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ाइए और अपना शेयर करते रहिए, इन चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर से ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए, आपको बहुत आगे मदद मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबा के रखिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।